आप तमाम शिक्षकों को एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। जैसे इसके पहले हम लोगों ने 7 सीरीज तक का अध्ययन किया हुआ था। 7 सीरीज में हम लोगों ने देखा था मौलाना आज़ाद की कहानी के संदर्भ में, तो उनमें कई बातों को हम लोगों ने जिक्र किया हुआ था और आज हम लोग जिक्र करेंगे मौलाना आज़ाद की कहानी के संदर्भ में, जिसमें हम देखेंगे कि स्वराज्य से पूर्ण स्वराज्य तक ये सफ़र किस प्रकार से करते हैं मौलाना आज़ाद जी। इनका स्वराज्य से पूर्ण स्वराज्य तक सफर करने के बीच में कौन कौन से गतिविधियों को पूरा करना होता है आदि बातों पे हम आपके बीच में कुछ मूल बिंदुओं को रखने का प्रयास करेंगे। आप क्योंकि यह हम सभी शिक्षकों का एक दायित्व है कि इन बातों को बच्चों तक शेयर करने का हम काम करें। जैसे आप देख रहे हैं कि एक नारा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस नारे का प्रयोग बाल गंगाधर तिलक महोदय जी के द्वारा किया गया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इस स्वराज्य को लेके ही रहूंगा। बिना स्वराज्य प्राप्त किए हम चुप रहने वाले नहीं हैं। तो इसका यह तात्पर्य बनता है कि यह नारा जो बाल गंगाधर तिलक महोदय द्वारा दिया गया था, और जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो आजाद ने यहाँ उस समय इस नारे के समय में जब बाल गंगाधर तिलक महोदय नारा दिए थे, उस समय इस क्रांति से भले नहीं जुड़े हुए थे। स्वतंत्र राज्य का यहाँ मतलब था, स्वतंत्र राज्य कहने का ही उद्देश्य था कि अपना शासन स्वयं, जैसे राष्ट्रवादी जो भी थे, तो राष्ट्रवादियों की यह एक तरह से मांग बनी हुई थी देश के अंदर कि जो भी राष्ट्रवादी थे अर्थात भारतीय थे, भारतीयों को अपने देश को या अपने देश की जो शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था को चलाने में जो भागीदारी है उस भागीदारी को मिलनी चाहिए। भागीदारी सरकार के द्वारा देनी चाहिए। जो उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजी हुकूमत को यहाँ के मूल नागरिकों को शासन चलाने की भागीदारी देनी चाहिए। अंग्रेज सरकार इस तरह के विचार जो थे, इस विचार का वह विरोध कर रही थी। उस समय प्रशासन में अगर हम देखेंगे तो प्रशासन के संदर्भ में भारत की या भारतीय जो भूमिका थी वह केवल इतनी ही बनी हुई थी। वह भारत की भूमिका नाम मात्र की थी। वे विधायिका के सदस्य बन सकते थे, सिर्फ विधायिका का सदस्य रह के अर्थात विधायिका के मेंबर रह के वे कार्य कर सकते थे, लेकिन शासन करने या शासन चलाने में उन्हें शामिल नहीं रखा जाता था। यह व्यवस्था थी भारत की उस दौर में। इसके साथ आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि उस समय के अगर हम स्वराज्य की बात करते हैं, स्वराज्य की मांग धीरे धीरे यह बात मजबूत होती चली गई और पूरा देश स्तर पर यह मांग बढ़ती चली गई। और वर्ष 1906 ईस्वी में आपको जानकारी होना चाहिए कि 1906 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने जो यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में स्वराज्य की मांग को प्रस्तुत किया कि मुझे पूर्ण स्वराज्य दिया जाए। जो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा यह नारा लाया गया था कि फिर आप 1916 ईस्वी की स्थिति को समझेंगे कि होम रूल लीग की यहाँ जैसे ही कार्य किया गया, होम रूल लीग के संबंध में होम रूल लीग की स्थापना की गई। इसमें बाल गंगाधर तिलक थे, श्रीमती एनी बेसेंट थे और इन लोगों की भूमिका को देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण भूमिका इस आंदोलन के प्रति रहा। स्वराज्य और होम रूल की यहाँ कोई व्यापक अगर हम देखें तो अंतर देखने के लिए नहीं मिलता है। दोनों का उद्देश्य एक ही बन जाता है, दोनों का तात्पर्य एक ही जैसा हो जाता है। दोनों ही इस तरह भारत में स्वराज्य या स्वशासन की मांग करने की बात करते हैं। दोनों का एक ही उद्देश्य होता है कि अपने देश में स्वशासन की व्यवस्था हो, स्वराज्य की व्यवस्था हो। इसी तरह के समर्थन वे लोग इस आंदोलन में रखे हुए थे। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत जो थी, अंग्रेजी सरकार इस मांग के प्रति बिल्कुल उदासीन अपनी प्रवृत्ति दिखा रही थी, उदासीन रवैया दिखा रही थी। फिर आपको यह जानकारी होगा कि गांधी जी ने जब वर्ष 1921 और 22 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया तो इसके असहयोग आंदोलन के उद्देश्य थे। इस उद्देश्य में भी आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि वहां स्वराज्य की मांग शामिल की गई थी। स्वराज्य चाहते थे गांधी जी भी, जो 1921 और 22 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसका भी उद्देश्य स्वराज्य प्राप्ति करना ही था। और गांधी जी के नेतृत्व में अगर कहा जाए तो सबसे पहला जन आंदोलन के रूप में भारत में देखा जा सकता है कि यह जन आंदोलन के रूप में और सबसे बड़ा जन आंदोलन हुआ जिसमें आजाद ने भाग लिया। यानी कि यहाँ मौलाना आजाद की बात हो रहा है कि यहाँ मौलाना आजाद जो है, इन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाया और 1922 ईस्वी में
आपको इसके पहले की सीरीज में ही मैंने वर्णन कर चुका हूं कि गांधी जी ने अपने आंदोलन को फिर से वापस ले लिया। वापस लेने के पीछे सबसे बड़ी कारण कि जैसे मैंने इसके बारे में जिक्र किया हुआ था कि उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पे एक घटना घट गई और उस घटना में जो एक जन आंदोलन था, जन आंदोलन का भीड़ जो था वहां के अंग्रेजी शासन व्यवस्था के प्रति बिल्कुल नकारात्मक विचार रखने लगी थी और शासन व्यवस्था को ही बंद कमरे में कैद करके वहां आग जलाकर और पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को ही जला दिया। जो गांधी जी का कतिपय यहाँ उद्देश्य हिंसा भड़काना नहीं था, हिंसा करना नहीं था, और गांधी जी अहिंसा के ऐसे पुजारी भी जाने जाते थे और जाने जाते भी हैं, लेकिन वहां हिंसा की बात देखकर गांधी जी ने अपने आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी इस हिंसा की आलोचना खुद करने लगे और आंदोलन भी अपना स्थगित कर लिया। गांधी जी के जब इस प्रकार के निर्णय आए जन आंदोलन के प्रति, तो कई नेता गांधी जी के इस विचार से सहमत नहीं हुए। कई नेताओं का विचार था कि गांधी जी ने यहाँ अच्छा काम नहीं किया, लेकिन आजाद जो थे यहाँ मौलाना आजाद इनके इस विचार से बिल्कुल इनसे सहमत थे, क्योंकि गांधी जी का विचार था कि हिंसात्मक आंदोलन नहीं है, अहिंसात्मक आंदोलन है। आजाद ने भी अहिंसात्मक आंदोलन में हिस्सा लिया था और इसलिए वे उनके इस विचार से सहमत थे। और कुछ प्रमुख नेता में जैसे आप पाएंगे कि मोतीलाल नेहरू जी की बात देखेंगे और इसके साथ चित्तरंजन दास की बात देखेंगे। इन लोगों ने भी वर्ष 1923 ईस्वी में एक अलग दल का गठन भी कर लिया और एक अलग दल जैसे ही बनाए, एक नया दल का नाम रखा इन लोगों ने स्वराज्य दल। जिस नए दल का नाम इन लोगों के द्वारा रखा गया स्वराज्य दल। इसके जो सदस्य थे, इस सदस्यों में विधायिका के बहिष्कार करने और विधायिका जो थी उसके बहिष्कार का विचार यहाँ त्याग करके 1923 ईस्वी में होने वाले जो चुनाव थे, ऐसे चुनावों में इन लोगों ने भाग लिया। 1923 में जो चुनाव होने वाले थे वैसे चुनावों में इन लोगों ने भाग लिया। और इसके साथ और भी मौलाना आजाद जो हैं, यानी और भी स्थितियों में हम पाएंगे कि मौलाना आजाद जो हैं उस समय तक कांग्रेस में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुके थे। कांग्रेस में इनका एक अपना स्थान इतना अच्छे स्थान पे बन चुका था कि वर्ष 1923 ईस्वी में वे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किए गए या निर्वाचित किए गए और उसके अध्यक्ष के पद पे सुशोभित हुए। इसके साथ आप इस पद पर जैसे ही वे सुशोभित हुए, यानी कि आसीन होने वाले, वे अगर कहा जाए कि सबसे कम उम्र के अगर नवयुवक के रूप में या क्रांतिकारी के रूप में या देशभक्त जो भारतीय के रूप में कहा जाए तो मौलाना आजाद ही देखे जा सकते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में मौलाना आजाद जो है इन्होंने पूरी अपनी आस्था बनाए रखा और इतनी आस्था बनाए कि अपनी पूरी आस्था और निष्ठा के साथ वे वर्ष 1926 ईस्वी में गुवाहाटी में एक कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। उस अधिवेशन में गांधी जी ने पूर्ण तरह से या पूर्ण रूप से स्वराज की जब मांग उठाई तो उस मांग में आजाद ने भी गांधी जी का पुरजोर समर्थन किया और इस पुरजोर समर्थन के साथ मौलाना आजाद जो थे वे कांग्रेस और स्वराज दल के बीच में तालमेल बनाने के उद्देश्य से या तालमेल बनाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किए और इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए कि वर्ष 1929 ईस्वी में आप पाएंगे कि मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी हुआ करता था, मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी, उस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में ये मुसलमानों को कांग्रेस से जोड़ने में बहुत ही प्रयास किए और जोड़ने का काम भी किए। इस कार्य में उन्हें काफी सफलता मिली और मुस्लिम लीग की जो यह स्थिति थी, मुस्लिम लीग सांप्रदायिक जो राजनीति कर रही थी का उन्होंने बहुत ही बड़ा विरोध किया कि सांप्रदायिकता का विरोध इनका एक दायित्व, एक उद्देश्य बना हुआ था कि मुस्लिम लीग जो सांप्रदायिकता की बात कर रही थी तो इस सांप्रदायिकता का विरोध मुसलमानों को इनसे अलग रहने का बिल्कुल संदेश दिया कि जो भी सांप्रदायिकता की बात करता है वैसे उस पार्टी का बहिष्कार किया जाए और मुसलमान जो सांप्रदायिकता की बात सोचते हैं वे इस पार्टी में रह सकते हैं और जो सांप्रदायिकता की बात नहीं सोचते हैं वे इस पार्टी से अलग होकर मौलाना आजाद के साथ अपने विचारों को रख सकते हैं या मौलाना आजाद के साथ अपने सदस्यता को प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष 1929 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, उस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के
अध्यक्षता में जो लाहौर में अधिवेशन किया गया था, उस लाहौर के अधिवेशन में जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग उठाने का बात की गई, पूर्ण स्वराज्य की मांग उठाया गया। और जब पूर्ण स्वराज्य की मांग वहां उठाई गई, इसका अर्थ यह होता था कि अगर पूर्ण स्वराज्य की बात अगर किया जाए तो पूर्ण स्वराज्य का मतलब होता था कि आत्मशासी राज्य माना जाए, यानी हमारा देश जो था उसको माना जा रहा था कि आत्मशासी राज्य के रूप में माना जाए। इंग्लैंड की सत्ता वहां पे नाम मात्र के लिए औपचारिक रहे और वास्तविक शक्तियां भारतीयों के हाथों में सौंप दे। यह इन लोगों का सोच था। हमारे जो नेतागण थे, सभी नेतागणों का यह सोच था कि यह नाम मात्र के लिए अंग्रेज यहाँ पे शासन में रहे, जितनी शक्तियां हैं, सभी तरह की जो शक्तियां हैं वो भारतीयों के हाथों में सौंप दिया जाए। और यह व्यवस्था, जिससे हम ऐसे कह सकते हैं कि डोमिनियन स्टेट के नाम से इस व्यवस्था को जाना जा सकता है, ऐसी व्यवस्था की ब्रिटिश सरकार जो थी, यहाँ कुछ अन्य देशों में, जैसे आप अन्य देशों में देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हैं, न्यूजीलैंड में देख सकते हैं, वहां के इतिहास की जब जानकारी लेंगे तो वहां मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अंग्रेजी सरकार वहां पे लागू कर चुकी थी, मगर भारत में इसे लागू वे करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जान रही थी कि अगर ऐसी व्यवस्था लागू किया जाएगा तो पूरी सत्ता भारतीयों के हाथ में चली जाएगी और अंग्रेजी हुकूमत जो होगी नाम मात्र के लिए अवशेष बच जाएगी। इस संदर्भ में 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे, इस डेट को याद रखेंगे, 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में झंडा तोलन किया गया। और झंडा तोलन किया गया अर्थात 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात की गई। अर्थात स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात ही नहीं की गई, बल्कि स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, अर्थात भारत को उस दिन कहा जा सकता है कि पूर्ण स्वराज्य की स्थिति में पूरे भारतीयों ने माना और प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 को मनाने का काम किया। और आप इसकी घटना देखेंगे, जब यह घटना घट गई 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। भले ही हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए, लेकिन आप एक दूसरा तिथि यहां याद रखेंगे कि 15 अगस्त 1947 को जब हम स्वतंत्र हुए और प्रथम स्वतंत्रता दिवस यहां 26 जनवरी 1930 को मनाई गई थी। और एक और दिवस आप याद रखेंगे कि प्रथम जब संविधान का निर्माण हुआ तो निर्माण होने के बाद 26 नवंबर 1949 को निर्माण हुआ था हमारा संविधान, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1930 को। यानी कि आप इस तिथि के साथ यह देख सकते हैं या यह बात समझ सकते हैं, भली भांति समझ सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ, लेकिन 26 नवंबर को इसे लागू नहीं किया गया। यही कारण था क्योंकि प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था, इस प्रथम स्वतंत्रता दिवस का दिन बेकार नहीं जाए, इसी दिवस को यहाँ शुभ करते हुए 26 जनवरी के दिन, अर्थात उस 26 जनवरी को एक ऐतिहासिक दिवस बनाने के लिए संविधान को लागू करने का काम यहाँ 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसलिए 26 जनवरी के दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, अर्थात यह प्रथम स्वतंत्रता दिवस है। इन सारे कार्यों में मौलाना आजाद की भी अहम भूमिका रही है और इस तरह से मौलाना आजाद जो है हमारे इतिहास के रूप में ऐतिहासिक व्यक्ति यहाँ बन जाते हैं। और खासकर इसके बाद अगले सीरीज में, जैसे सीरीज 9 में हम फिर मिलेंगे, तब तक आज सभी पाठकों का एक बार पुनः